आज हम चैप्टर 3 की बात करेंगे। उसका जो सब्जेक्ट है वो है कि इस यूनिवर्स की जो प्रारंभिक अवस्था क्या थी? तो इस चैप्टर में हम इस ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था, उसके गुण और वो किस पदार्थ से मिलके बना है, उसका अध्ययन करेंगे। और इस वैदिक विधि से इसका अध्ययन करेंगे और मॉडर्न साइंस की तरफ से भी इसका अध्ययन करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार सिंह है और मैं फिजिक्स और मैथ का प्रोफेसर हूँ जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी जयपुर में। है तो पहले हम मॉडर्न फिजिक्स से ये पता करते हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी। तो जैसे आप टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री कुछ भी देखते हैं और ब्रह्मांड की संरचना के बारे में बात होती है तो सबसे पहले एक ही शब्द आपको पता चलता है, वो है बिग बैंग। है तो वो सब कहते हैं कि बिग बैंग से ही सृष्टि का निर्माण हुआ। और पहले ये एक पॉइंट था, मतलब एक पॉइंट था, और वहां और लगभग 13.8 बिलियन मीन्स अरब साल पहले ये एकदम विस्फोट हुआ उस पॉइंट में। और वो एक एक्सपेंशन चालू हो गया। वो एक्सपेंशन अभी तक चल रहा है। ये एक्सपेंशन, हबल ने देखा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो उसने इस एक्सपेंशन का नाम रेड शिफ्ट दिया। हम्म लेकिन ऐसे सब एक दूसरे से दूर जा रही है, फैल रही है, ब्रह्मांड फैल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत में किसी पॉइंट से शुरू हुआ होगा। तो ये थ्योरी जॉर्ज लेमेटेर ने दी 1927 में। तो उसने ये थ्योरी प्रपोज की, बिग बैंग थ्योरी। तो इस बिग बैंग थ्योरी में क्या है कि ये एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, और उसके 10⁻⁻43 बाद ही ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्टेंस में आगे पैदा हो गया। और जो मीडिएटिंग पार्टिकल हैं जो इस फोर्स के लिए उत्तरदायित्व हैं, डब्ल्यू जेड है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कौन से उत्तरदायी हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के लिए ग्रेविटॉन। स्ट्रांग फोर्स के लिए कौन से उत्तरदायी हैं? ग्लूऑन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कौन से फोर्स उत्तरदायी है? फोटॉन है। तो सबके मीडिएटिंग पार्टिकल होते हैं। तो वो पैदा हुए पहले, फिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पैदा हुए, फिर वो एटम बने, एटम से वो मॉलिक्यूल बने, और 10⁻⁹ बाद वो गैलेक्सीज, स्टार्स बने। और आज हैं ह्यूमंस, दूसरे जो और भी प्राणी हैं, ये सब बने, मतलब 13 बिलियन ईयर्स के बाद। हैं? तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार क्या है कि वो वॉल्यूम, जब वो बिग बैंग हुआ तो उस टाइम पे वॉल्यूम जीरो था, मास इनफाइनाइट था, डेंसिटी इनफाइनाइट थी, और टेम्परेचर इनफाइनाइट था। तो 2004 में क्या हुआ कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई बेंगलोर में। वहां पे हमारे वैदिक साइंटिस्ट आचार्य अग्निवर्त नैष्टिक जी ने एक पेपर सबमिट किया, और उन्होंने कहा कि जीरो वॉल्यूम में, अगर किसी का आयतन जीरो है तो वहां पर इनफाइनाइट, अनंत टेम्परेचर और मास और डेंसिटी नहीं हो सकती। वो ही एक ऐसे वक्ता थे उसमें कि वो जो कि सॉरी, वो जो अपोज, जिन्होंने बिल्कुल विरुद्ध में थे बिग बैंग थ्योरी के, और बाकी के साइंटिस्ट उसमें पक्ष में बोल रहे थे बिग बैंग थ्योरी के। लेकिन दुनिया के बहुत सारे जो कि प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, जैसे स्टीवन वाइनबर्ग हैं, और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, भी बिग बैंग में विश्वास नहीं करते। क्योंकि बिग बैंग बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाता। कि जब बिग बैंग स्टार्ट हुआ तो एनर्जी किस फॉर्म में थी? बिग बैंग हुआ ही क्यों? उस टाइम पे स्पेस टाइम कैसा था? किसने उसमें ब्लास्ट किया? हम्म, तो ये सारे आंसर साइंटिस्ट नहीं दे पाते। लेकिन साइंटिस्ट भी अपनी अलग अलग थ्योरी बताते हैं, जैसे स्टेडी स्टेट थ्योरी हुई, बबल यूनिवर्स हुआ, बिग बाउंस, मिरर यूनिवर्स, बहुत सारी और दूसरी थ्योरी है, लेकिन उनमें बिग बैंग सबसे फेमस है। हम एक एग्जांपल देंगे कि कैसे बिग बैंग भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को नहीं मानता है, उसको वायलेट करता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है?
कि चीजें ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ बढ़ती हैं। जैसे हॉस्टल में आप अपने कमरा गंदा हो गया, आपने अपने कमरे को अच्छी तरह ठीक कर दिया है, अपने सारे कपड़े प्रेस कर दिए, सारी सही जगह पे, जो जगह पे थी चीजें वो रख दी। लेकिन आप देखते हैं 7 दिन बाद, संडे टू संडे, फिर आपका कमरा गंदा हो जाता है, कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। चीजें क्या होती हैं, जो ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाती हैं, तो इसी को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। लेकिन बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ, तो पहले तो बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ, ये तो डिसऑर्डर स्टेट हो गई, और फिर उससे गैलेक्सीज बनी, प्राणी बने, मनुष्य बना, तो हम तो बहुत ही ऑर्डर स्टेट में हैं। तो ये इस तरह से, ये जबकि चीजें होनी चाहिए ऑर्डर से डिसऑर्डर, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ डिसऑर्डर से ऑर्डर स्टेट में आ रही हैं। तो इस तरह से बिग बैंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी वायलेट करता है या नहीं मानता है, और साइंटिस्ट इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ओके। तो अब ये अगला क्वेश्चन आता है कि क्या ये वास्तव में जरूरी है कि अर्ली स्टेज, जो शुरुआत में क्या था यूनिवर्स, उसको जानना? तो हम कहते हैं हाँ, बिल्कुल जरूरी है। इसका मैं एक एनालॉगी मीन्स एक मतलब उपमा या कंपैरिजन करता हूँ, कि अगर कोई आप बिल्डिंग को जानना चाहते हैं, कि कोई बिल्डिंग है आपके सामने, और आप जानना चाहते हैं कि बिल्डिंग मजबूत है या कमजोर है, अगर आपको इसके बेसिक इंग्रेडिएंट हैं जो किससे बनी है उसकी जानकारी हो जाए, कि ईंट से बनी है, सीमेंट से बनी है, या गोबर से बनी है, या मिट्टी से बनी है, या सीमेंट किस अनुपात या किस रेशो में यूज हुआ है बालू और सीमेंट का, अगर आपको ये सारी चीजें पता होगी तो आप पता कर लेंगे कि ये बिल्डिंग कैसी है, या मजबूत है या कमजोर है। उसी तरह से अगर हम आप इस यूनिवर्स में ये जानना चाहते हैं, सब लोग, सब पार्टिकल्स, सब हैं, कि इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना है, सारी प्रॉपर्टी और सारी फीचर जानना चाहते हैं, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क की क्या इनकी विशेषताएं हैं, तो हम ये पता कर सकते हैं। अगर हमें बेसिक मटेरियल पता हो कि किससे मिलके बना है, तो हम ये सारी चीजें पता कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी। तो उस बेसिक मटेरियल जो कि जिससे सब कुछ बना है, उसको हम प्रकृति कहते हैं। हम्म, तो वेदास में और ऋषि मुनियों ने जो यूनिवर्स जिस जड़ पदार्थ से या नॉन लिविंग निर्जीव पदार्थ से मिलके बना है, उसको प्रकृति कहा है। ये सबसे सूक्ष्म है, सबसे पहला है पदार्थ है। दुनिया के सारे जो इस ब्रह्मांड के जो सारे जो तारों से लेके इस स्मॉल पार्टिकल्स, वेव, स्पेस है, आकाश, तरंगे, जो भी कुछ भी बना है वो सब इसी पदार्थ से मिलके बना है। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, सराउंडिंग में चारों तरफ देखते हैं, तो वी कैन सी और कैन नॉट सी द मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल एट द माइक्रो लेवल। तो हम ये नहीं देख पाते कि मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बना है। तो अगर हम मॉलिक्यूल को डिवाइड करें, जानना चाहते हैं, तो मॉलिक्यूल को डिवाइड करें तो हमें एटम मिलता है। और एटम किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके बने क्वार्क से। लेकिन जब हम क्वार्क और इलेक्ट्रॉन किससे मिलके बने, तो साइंटिस्टों के पास कुछ भी आंसर नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं बनी जिससे कि हम उसको भी, उसके अंदर भी देख सकें कि इलेक्ट्रॉन और क्वार्क किसके मिले बन के बने। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्ट्रिंग से मिलके बने, लेकिन अभी कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, खाली स्ट्रिंग थ्योरी, एक मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो अब हम इस प्रकृति है, इसके गुणों के बारे में बात करते हैं। तो पहला गुण क्या है, कि ये पदार्थ है वो हमेशा होता है, एग्जिस्ट करता है, और ये कभी एब्सेंट नहीं होता है। जो मतलब ऐसा नहीं कि शुरू में ही था और फिर से सब कुछ बन गया, अभी ना, अभी भी ये हमारे चारों तरफ है। मतलब सृष्टि बनने के बाद भी ये हमारे चारों तरफ है, घेरे हुए है हमें। ये कभी भी पैदा नहीं होता, ये कभी भी नष्ट नहीं होता, ये कभी भी पुराना नहीं होता है। और इससे जो पदार्थ बनते हैं, लेकिन प्रकृति तो कभी पुराना नहीं होता है, अनादि है, इटरनल है, इनफाइनाइट है, कांस्टेंट है, स्टेबल। लेकिन इससे जो पदार्थ बने हैं, चांद, तारे, हम लोग, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उन वो एक निश्चित जीवन होता है। वो अमर नहीं होते हैं। ऐसे सूरज की उम्र भी है कुछ बिलियन ईयर्स है, 6 बिलियन ईयर्स जैसे, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे नहीं कि हमेशा रहेगा सूरज, पृथ्वी की भी एक उम्र है। तो ये तो हो गया कि जिससे जो पदार्थ बनेंगे उनकी एक 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 उम्र है, एक लाइफ स्पैन में, उनकी मृत्यु होनी होनी है।
नंबर 3 पे क्या है कि ये एक समान रूप से मतलब यूनिफॉर्मली और इक्वली पूरे जो पहले यूनिवर्स खाली जगह थी उसमें फैला हुआ था। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि समुद्र में ऐसा पानी फैला रहता है लेकिन शांत हो समुद्र, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी थोड़ा सा गैप होता है, लेकिन इसमें कोई गैप नहीं था इस वाले पदार्थ में। ये सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, इससे सूक्ष्म कुछ हो नहीं सकता। चौथा, और जब प्रलय आती है तब ये सारी चीजें प्रकृति, चांद तारे ग्रह सारे प्लेनेट सब इसी में समा जाते हैं, और फिर ये इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती। नंबर 6, ये इट इज नॉट क्रिएटेड बाय कॉन्शियस एंटिटी, ये ब्रह्म जो ईश्वर परमपिता परमेश्वर है उनके द्वारा भी नहीं बनाया जा सकता। खाली जो ब्रह्म है वो खाली इसको उत्तेजित कर सकता है और डिफॉर्म कर सकता है इसको, मतलब इसमें चेंज कर सकता है, लेकिन वो इसको बना नहीं सकते हैं। तो दो चीजें क्लियर है, जो यूनिवर्स जब बना तब दो चीजें अनादि रहती हैं, एक तो प्रकृति है एक ब्रह्म है, ये कभी मरते नहीं है न जीवित होते, ये हमेशा रहते हैं। ये किसी भी टेक्निक से जाना नहीं जा सकता। तो आप कहेंगे कि मॉडर्न टेक्निक्स हैं, खाली जो महान योगी हैं जैसे भगवान शिव, उन्होंने सांख्य दर्शन में इसके बारे में लिखा है। तो जो हमारे योगी होते थे पुराने डीप मेडिटेटिव स्टेट में, जब वो समाधि अवस्था में इन चीजों को इनको इस प्रकृति को जान पाए। लेकिन जो अगर आज की बात करें तो कोई ऐसे कोई टेक्निक नहीं है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जिससे हम इस पदार्थ को जान सकें। और यूनिवर्स के सारे पदार्थ इसी मटेरियल प्रकृति से ही मिलके बने हैं। ये बहुत ही ज्यादा काला होता है, डार्कनेस होती है, और इतना काला होता है कि इसे काला कोई हो नहीं सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो गलत है, ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर नहीं है। ओके, ये जो ब्रह्मांड की पहली अवस्था है वो प्रकृति है, इसमें किसी प्रकार का वाइब्रेशंस नहीं होता। सूच स्पंदन कहेंगे हिंदी में, और किसी टाइप का मोशन नहीं होता है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती। तो ये सफिशिएंट है पूरे कॉस्मोस, पूरी यूनिवर्स को बनाने के लिए, इसे किसी अदर दूसरे पदार्थों की जरूरत नहीं होती। इसमें 3 गुण पाए जाते हैं, उसमें तमस है, रज और सत्व। लेकिन वो अव्यक्त रूप में रहते हैं, कि ऐसे होता है कि उसमें है ही नहीं तीनों गुण, लेकिन वो तीनों गुण उसमें होते हैं, लेकिन वो सोए रहते हैं। अब 3 गुणों की बात करते हैं प्रकृति के। तो पहला क्या है? सत्व। सत्व की क्या विशेषता है कि ये लाइट है, लाइट और आकर्षण बल पैदा करता है। अगर एक किसी क्रिएचर में, किसी प्राणी में है, तो वो प्राणी क्या करता है, वो हैप्पी, खुश रहता है और शांत रहता है। ऐसे बहुत सारे संत होते हैं ना, उनके चेहरे पे शांति रहती है, और खुश खुश रहते हैं, तो क्योंकि वो सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं। दूसरे होते हैं रजस पदार्थ हैं, उसमें क्या है कि रिपल्सिव फोर्स होता है, और वो क्रियाशील होते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात के बारे में बात करें, अगर हम प्राणी के बारे में बात करें, तो मोबिलिटी, वर्सेलिटी है, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा काम करने को तेज, एकदम एकदम स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा ये काम बता दो, तुरंत चल पड़ेंगे उस काम के लिए, बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप के काम करने में तेज होते हैं। प्यार और नफरत इस टाइप के गुण जो होते हैं वो रजोगुण के कारण होते हैं। और तमस गुण क्या है कि डार्कनेस, आइडलनेस है, जो बिल्कुल आलसी होते हैं, एकदम बुत बन के या मूर्ति बन के, मतलब बैठ गए, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे, बिल्कुल बहुत ज्यादा हैवी हैं, वो बिल्कुल आलसी। तो वो तमोगुण के कारण होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि स्टुपिडिटी, बेवकूफी, फैसिनेशन, एक्सेसिव सेंसुअलिटी, लेजीनेस और गुस्सा, बहुत ज्यादा आलस इन लोगों में पाया जाता है। अगर हम एक प्रकार के गुण को कंट्रोल करते हैं तो दूसरा बढ़ता है। अगर हम तमोगुण को कंट्रोल करें तो रजोगुण बढ़ता है, और रजोगुण को कंट्रोल करें तो सतोगुण बढ़ता है। इसको इस तरह से समझते हैं कि आकाश में जब आप रात में देखते हैं तो उल्का पिंड आ रहा है, तो एकदम लाइट जलती है, तो उल्का पिंड क्या कर रहा है, वो गति से आ रहा है, तो मोशन है, उसमें रजोगुण है। अगर वो पृथ्वी के जैसे वायुमंडल में प्रवेश किया तो वो घर्षण से जलने लगता है, तो उससे तेज लाइट पैदा होती है, और तेज लाइट पैदा होती है, और उससे अ, वो सतोगुण में बदल जाता है।
और जब हम वो कोई इलेक्ट्रॉन होता है उसको मतलब रोकें उसकी गति को, तो उससे हीट और लाइट पैदा होती है। तो इस प्रभाव को हम ब्रह्मस्टरलंग कहते हैं। और जब हम किसी न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम मास के जड़त्व पदार्थ को रोकें तो क्या उसमें हो जाती है, अगर तमोगुण को रोकें उसके, तो वो ऊर्जा में बदल जाती है। हाँ, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं फिर हम।